इजराइल फिलिस्तीन युद्ध में रूस जो है वो खुलकर अब इजराइल के खिलाफ मोर्चा ले रहा है। पहले रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया हथियारों की सप्लाई कर रहा था, जो हथियार हमास के पास पहुंच गए हैं। लेकिन अब चेचन गुट, रूस में एक चेचन विद्रोही है जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ज़्यादा हैं चेचनिया में। चेचनिया एक प्रांत है रूस का और वहाँ के लड़ाके बहुत ताकतवर माने जाते हैं। एक समय ऐसा था जब व्लादिमीर पुतिन के ढीली पड़ी थी पकड़ रूस पर, और मेदवेदेव जब वहाँ राष्ट्रपति थे, उस समय चेचन ग्रुप ने विद्रोह करने की ठानी थी। खैर वो विद्रोह सफल हुआ, लेकिन अब चेचन लड़ाके इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन की तरफ से, हमास की तरफ से लड़ सकते हैं और इससे हंगामा मचा हुआ है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इजराइल फिलिस्तीन वॉर पर मैं रोज आपको अपडेट करता हूं। आज की सबसे बड़ा जो खबर है, सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ा जो अपडेट है, चेचन ग्रुप के जो लड़ाके हैं वो हमास के साथ सीधे सीधे लड़ सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि अभी फिलहाल इजराइल के खिलाफ हूती लड़ रहे हैं। हूती जो लड़ाके हैं, यमन के जो लड़ाके हैं, वो हूती ने मोर्चा संभाल रखा है। फिलहाल हूती के जो लड़ाके हैं वो लाल सागर और भूमध्य सागर में उन्होंने मोर्चा संभाल रखा है और इजराइल की कमर तोड़ दी है। इजराइल आने जाने वाले एक एक पानी के जहाज, जो भी इजराइल के बंदरगाह पर जहाज जाने की कोशिश करता है और जो वहां से आता है, उसको सीधा सीधा हूती के लड़ाके निशाना बनाते। ये मामला इतना बड़ा हो गया है कि अमेरिका ने अपने युद्धपोत भेजे थे और सोचिए उसके बाद अमेरिका ने 3-4 यूरोपियन देशों से कहा, फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी, इन देशों से कहा कि आप प्लीज हमारे साथ चलिए और समुद्र में जो हूती के लड़ाके हैं उनसे निपटा जाए। इन देशों ने मना कर दिया और बाद में एक रॉकेट अटैक में 7 हूती के लड़ाके मारे गए थे यमन के। उसके बाद हूती ने कहा था कि अमेरिका को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उसके बाद अमेरिका ने अपने पैर पीछे खींच लिए। मतलब भूमध्य सागर में और खासकर लाल सागर में जो हूती के लड़ाके हैं वो इजराइल की कमर तोड़ रहे हैं, उसकी पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है। वहीं लेबनान के जो लड़ाके हिजबुल्ला, उनके हाथ में ईरान, रूस और चीन के रॉकेट लॉन्चर मिले हुए और वो ड्रोन से हमला कर रहे हैं, रॉकेट दाग रहे हैं और इजराइल के उन तमाम सैनिक ठिकानों पर हमले कर रहे हैं जो इजराइल में बना हुआ है। और इसी वजह से चेचन ग्रुप अगर इस लड़ाई में शामिल होता है तो आप कल्पना कर लीजिए कि इजराइल की कितनी मुश्किल बढ़ने वाली है। वहीं हमास के जो लड़ाके हैं गजा पट्टी और वेस्ट बैंक में, वो ग्राउंड, धरती पर, ग्राउंड जीरो पर और पताल मतलब धरती के अंदर सुरंग में मोर्चा संभाल रहे हैं। और इस वजह से इजराइल लगभग रोज 100 से ज्यादा उसके सैनिक इंजर्ड और मारे जा रहे हैं। इसका मतलब है कि अब तक लगभग 10,000 के करीब ऑफिशियल जो अनाउंसमेंट है इजराइल का, उसमें उसके 20,000 सैनिक घायल हैं। इसका मतलब 10,000 के सैनिक ज्यादा इजराइल के मारे जा चुके हैं। तो इस तरह से बर्बादी की पूरी कहानी है। कल आज में क्या नुकसान हुआ है सो सोचिए। हमास ने आज कमाल कर दिया। ऐसे एंजल से आईडीएफ को गजा में मारा है कि इसका विस्तृत विश्लेषण करना होगा। सोचिए, हमास लगातार वीडियो जारी कर रहा है। वो जो हमला कर रहा है इजराइल पर, दरअसल इजराइल के पास मीडिया था, वो मीडिया के जरिए हमास, हिजबुल्ला, हूथी और फिलिस्तीन को बदनाम कर रहा था। लेकिन अब अल जजीरा और सोशल मीडिया ने इजराइल की पोल पट्टी खोल दी। इसलिए इजराइल अब जैसे ही टैंक उड़ाता है, लोगों को मारता है, वो सीधे सीधे वीडियो जारी करता है। और पैलेस्टाइन रेजिस्टेंस ने गजा से इजरायली सेटलर कॉलोनी स्टीरोड्रॉट पर बमबारी की है। मतलब सोचिए, अब उसके पास इतने आधुनिक हथियार आ गए हैं कि इजराइल में भी वो बमबारी कर रहे हैं। और क्या हुआ इजराइल के आयरन डोम रडार का, आज हमास का एक बड़ा नेता जो निर्वासित जीवन जी रहे हैं, जो रहते हैं उस देश में जहां खाड़ी देशों का जो सिरमौर बना हुआ है, सऊदी अरबिया के बाद कतर जो है, कतर, आपने कतर एयरवेज सुना होगा, कतर में ही अल जजीरा चलता है और इंटरनेशनल चैनल इस्टेब्लिश करने के बाद कतर की वैल्यू बढ़ी है। और कतर में ही हमास के जो बड़े नेता है वो रहते हैं। और हमास के इस बड़े नेता ने कहा कि कहाँ गया ये सुपर पावर, एक बंधक इजराइल अपना नहीं छुड़ा पाया हमास से। सोचिए, हमास के कब्जे में जो इजरायली है, इतना बड़ा सुपर पावर एक बंधक नहीं छुड़ा पाया है। जैसे पाकिस्तान में एक भारत के एयरफोर्स के फाइटर पायलट जब दुर्घटनाग्रस्त हुआ था विमान और वो फंस गए थे, तो 2 दिन के अंदर पाकिस्तान को छोड़ना पड़ा था अभिनंदन को।
लेकिन सोचिए इजराइल की कहां चली गई ताकत, एक बंधक नहीं छुड़ा पाया। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि इजराइल चारों तरफ से घिर गया है। और आईडीएफ स्पाई ड्रोन 6/1/2024 के दिन हमास ने गजा के बेत लहिया में मार गिराया है। तो तकनीकी रूप से भी अब हमास के लड़ाके बहुत आगे हैं। और इजरायली हेब्रू न्यूज चैनल येदियो हॉर्नोट ने कहा है कि हिजबुल्लाह की ताकत को नेतन्याहू सरकार अपनी जनता से छिपा रही है। हिजबुल्लाह का ड्रोन हमला इजराइल के अंदर घुसपैठ करने में कामयाब रहा। इजराइल के हवाई सुरक्षा कवच से बच गया और उत्तरी कमान, सोचिए उत्तरी कमान मुख्यालय पर गिरा। यह हमला उत्तरी कमान के प्रमुख जनरल उरी गोर्डन को भी मार सकता था। तो सोचिए किस तरह से हिजबुल्लाह के हमले से दहशत है। और कुछ समय पहले नेबुलस पर चल रहे आईडीएफ आक्रमण के दौरान शहर के निवासियों की जय जयकार के बीच रेसिस्टेंस सेनानियों ने स्थानीय रूप से निर्मित विस्फोटक उपकरण से आईडीएफ सैन्य के निशाना बनाया। वीडियो में इजरायली गाइड्स के मृत शरीर साफ देखे जा सकते हैं। तो ये तमाम हमलों के बीच सीधे सीधे वो वीडियो भी जारी कर रहा है। और सोचिए अमेरिका लगातार, यूएस सेक्रेटरी जो है वो इजराइल को समझा रहे हैं कि इस युद्ध से साइड हो जाइए, लेकिन अब फिलिस्तीन ने तय कर लिया है कि उसे आज़ादी चाहिए, पूरी आज़ादी चाहिए, मुकम्मल आज़ादी चाहिए। फिलिस्तीन रेसिस्टेंस ने जेनिन अल तनिक स्ट्रीट पर आईडीएफ सैन्य टुकड़ी वाहनों को निशाना बनाया। ऑपरेशन में कई विस्फोटक उपकरणों का इस्तेमाल किया गया और जिससे इजरायली सैनिकों की क्षति हुई है। फिलिस्तीन रेसिस्टेंस ने खान यूनिस और जोरेट अल लॉट एक्सिस पर आईडीएफ के ऊपर हैंड ग्रेनेड दागे और गोलियां चलाई। आईडीएफ सैनिक मारे गए, घायल हुए हैं। जैसे ही आईडीएफ वाहन आज नेबुलस में घुसे, फिलिस्तीन रेसिस्टेंस ने गोलियों से जवाब दिया। मैं फिर कह रहा हूं, वेस्ट बैंक में इजराइल पहली बार संगठित सशस्त्र विद्रोह का सामना कर रहा है। तो इतनी ज्यादा पिछले 75 सालों में इजराइल को इतना रेसिस्टेंस नहीं सहना पड़ा था। आईडीएफ ने गजा में चल रही लड़ाई में अपने एक अधिकारी की मौत के साथ साथ एक अन्य गंभीर रूप से घायल होने की बात स्वीकार की है। 2 घंटे पहले यमन के अल हरदादोई में 50 समुद्री मील पश्चिम लाल सागर में एक सुरक्षा घटना की सूचना मिली है। अंसार अल्लाह के सैन्य अधिकारी ने कुछ पहले अल जजीरा को बताया कि यमनी सशस्त्र बलों ने लाल सागर में एक जहाज को निशाना बनाया है। तो तीनों मोर्चों पर इजराइल को जूझना पड़ रहा है। और जेनिन शिविर पर आईडीएफ आक्रमण के बाद फिलिस्तीन रेसिस्टेंस जमकर मुकाबला कर रहा है। शिविर के बड़े हिस्से में बिजली काट दी गई है। सैन्य बुलडोजर बुनियादी ढांचे, नागरिक संपत्ति, सब्जी और फलों की दुकानों और सड़कों को नष्ट कर रहा है। तो सोचिए जहां आईडीएफ के लड़ाके जो हैं वो निर्दोष लोगों को मार रहे हैं, वहीं इजराइल के जो लड़ाके हैं वो निर्दोष को मार रहे हैं, वहीं हमास के लड़ाके सीधे सीधे उनके सैन्य पर हमला कर। और पूरे वीकेंड का अपडेट ले लीजिए, 22 इजरायली सैनिक मारे गए। पिछले सप्ताह के दौरान फिलिस्तीन प्रतिरोध का केवल एक गुट गजा में 42 सैन्य वाहनों को पूरी तरह से आंशिक रूप से नष्ट करने में सफल रहा। उन्हें पॉइंट ब्लैंक रेंज से 22 इजरायली सैनिकों को मार गिराया। इसके अलावा 52 विभिन्न सैन्य अभियानों में दर्जनों लोगों को मार डाला और घायल कर आईडीएफ की मिसाइलें, किलेबंदी रोधी उपकरणों, मशीन गनों और स्नाइपर हथियारों को निशाना बनाया गया। इजरायली सैनिकों को मारने के लिए घर को उड़ा दिया गया। 4 सुरंगों में प्रवेश द्वार और एक बारूदी सुरंग को उड़ा दिया गया। एक हेलीकॉप्टर पर सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल दागी गई और लड़ाकों ने हर्मिस 900 टोही विमान को मार गिराया। एक स्काई लार्क विमान और 2 ड्रोन जब्त कर लिए गए हैं, उसे नष्ट कर दिया गया। प्रतिरोध मुख्यालय, फील्ड कमांड रूम और सैन्य सादरता ने लड़ाई के सभी मोर्चों पर मोटार, गोले और कम दूरी की मिसाइलें दागी। तेल अवीव और उसके आसपास और तीव्र मिसाइल बैराज का निर्देशन हुआ। तो ये सिर्फ एक गुट है जो 22 इजरायली सैनिकों को मार रहा है। तो सोचिए, और तुबास में आईडीएफ ड्रोन को फिलिस्तीन रेसिस्टेंस ने मार गिराया। तो सीधे सीधे हेलीकॉप्टर हो या ड्रोन हो, अल कासम लड़ाकों ने स्काई लार्क टोही इजरायली विमान को जब्त कर लिया, जो गजा शहर के अल जैतून पड़ोस के पूर्व में आईडीएफ के लिए खुफिया मिशन पर तैनात था। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल। और मैं फिर कह रहा हूँ कि इजराइल सबसे बुरे वक्त से जूझ रहा है और धीरे धीरे दुनिया के लोग उसके खिलाफ हो रहे हैं। और इस युद्ध में फिलिस्तीन ने 20 से 25 हज़ार निर्दोष लोगों को गंवाया है, लेकिन वो आज़ादी की लड़ाई को मुकम्मल नतीजे तक पहुंचाने के लिए आतुर है। और इजराइल को देर सवेर अपनी बर्बादी के कारण पीछे हटना ही पड़ेगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।